मैं आपका स्वागत करता हूं इन द 11th लेक्चर ऑफ सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और मेरे हिसाब से इस पूरे ट्रेनिंग का अगर कोई एक लेक्चर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है जो आज आप समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। एंड आई कॉल इट द सर्केडियन डॉक्टर, बी सर्केडियन डॉक्टर। जो अभी आप सुनने जा रहे हैं, जो अभी आप समझने जा रहे हैं, अगर सिर्फ इस चीज़ को आप इंप्लीमेंट कर लें तो हमने देखा 90% ऑफ द डिजीज शुड स्टार्ट रिवर्सिंग ऑन इट्स ओन। फास्टेस्ट सेफेस्ट मेथड अमंग ऑल द मेथड्स। आपने DIP डाइट देखा, 3 स्टेप फ्लू डाइट देखा, पिछले उसमें ग्रैड सिस्टम देखा, 0 वोल्ट भी आपने समझा, पंचकर्मा आपने समझा, लेकिन अब सबसे बहुमूल्य, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज बी योर ओन सर्केडियन डॉक्टर। इसमें एक बात जो आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ की टाइमिंग है। देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। इस यूनिवर्स में हर चीज़ टाइमिंग से ही चलती है। जरा इसको डिटेल में समझते हैं, ये टाइमिंग का मामला क्या है, उससे हमारा हेल्थ कैसे जुड़ा है और उसको यूज करके कैसे हम डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो या हार्ट डिजीज हो या थकावट हो या कैंसर हो या ओबेसिटी हो, उनमें फास्टेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। टाइम बिकम्स योर मेडिसिन, बट फॉर दैट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइमिंग, व्हाट इज द साइकिल। हर चीज का एक साइकिल होता है, हर चीज का एक टाइमिंग होता है। इसको जरा समझते हैं जल्दी जल्दी। टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल टू स्टार्ट विद, हमारे नेचर में भी एक टाइमिंग है। डे के बाद नाइट आएगा, नाइट के बाद ही फिर डे आएगा, फिर डे के बाद नाइट आएगा। या सीजनल चेंज होते हैं जो बचपन से हम देखते हैं, गर्मी है, फिर बरसात है, फिर सर्दी है, एक साइकिल फैशन में चलता रहता है, उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होती, लगातार चलता रहता है। अर्थ भी सूरज का चक्कर लगाता है, वो भी एक टाइमिंग के अनुसार लगाता है कि इतने समय में पूरा एक रोटेशन पूरा होगा, एक रिवोल्यूशन पूरा होगा। दैट इज ऑल अबाउट टाइमिंग। तो चाहे वो ब्रह्मांड की बात करें, चाहे वो हम हमारे आसपास के जीव जंतु की बात करें, ऐसे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करते हैं, या हर तरह के बर्ड्स हैं जो अपने टाइमिंग के हिसाब से माइग्रेट करते हैं, जो हम सालों साल से नोटिस करते हैं, जाने अनजाने कि एक पर्टिकुलर तरह की पक्षी है जो एक पर्टिकुलर समय में ही एक साथ उड़ के ग्लोब के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच जाते हैं, फिर समय के साथ ही वापस वो रीमाइग्रेट करते हैं। तो अगर हम पक्षियों की बात करें, इवन इंसेक्ट की बात करें, एक इंसेक्ट जिसका नाम है सिकाकाडस, ये एक ऐसा इंसेक्ट है जिसकी टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट है और उसकी टाइमिंग लगभग 13 साल या 17 साल, मतलब 13 साल या 17 साल वो जमीन के नीचे रहते हैं और एक बार ही जमीन से ऊपर आते हैं। दैट इज एवरी 17 ईयर्स, है ना मजे की बात। सो हर चीज में एक टाइमिंग का कानून है, हमारे नेचर में एक टाइमिंग का कानून है, इवन हमारे ह्यूमन बॉडी में एक टाइमिंग का कानून है। हमारे जो इवन हार्मोनल साइकिल्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो भी एक टाइमिंग का मामला है। जैसे हम पीरियड्स बोलते हैं, महीने में एक बार अगर वो बिगड़ने लगे, यानी कि आप बीमार पड़ने लग रहे हैं, या उसका एक इंडिकेशन है। सिमिलरली हमारा जो हार्ट बीट है उसका भी एक रिदम है, उसका भी एक टाइमिंग है। सो एवरीथिंग इज अबाउट टाइमिंग। और ये टाइमिंग का खेल अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, नंबर 1 कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, और नंबर 2 हमें ठीक कैसे होना है। याद रखिए, जितना समय लगता है हमें अपने आप को बीमार करने में, अगर हम टाइमिंग को सेट कर दें, उससे फ्रैक्शनल समय लगेगा हमें बीमारी से आजादी पाने में। यानी कि जितने साल आपने लगाए बीमारी से ठीक होने में, अपने आप को बीमार करने में, उतने ही आप घंटे लगा लीजिए के हिसाब से अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। ये है मैजिक ऑफ टाइमिंग, इसे हम बोल सकते हैं द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसको ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में, अपने हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर अपने बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में एक बार देख लेते हैं तो आपको ये बड़ा ही फैसिनेटिंग लगेगा। इसमें टू स्टार्ट विद हम बात करें कि ह्यूमन बर्थ की एक टाइमिंग है। अक्सर ये देखा गया कि पूरी दुनिया में अधिकतर जो पैदा होते हैं बच्चे, यानी कि आप में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अधिकतर लोग पैदा होंगे बिटवीन 1:30 AM टू 6:30 AM। ये वो टाइम है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे, इसी टाइम में अक्सर बच्चे पैदा होते हैं, इंसानों के बच्चे। या फिर अगर हम डेथ की बात करें, सुसाइड जो लोग करते हैं, उनकी जो ज्यादातर ये देखा गया, दैट इज अ टाइमिंग बिटवीन 11:30 AM टू 2:30 PM ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह से अगर हम बोले एंजाइना, हार्ट अटैक, एंजाइना का जो टाइमिंग होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, याद कीजिए आपके आसपास किसी को अगर हार्ट अटैक आया हो तो वो टाइमिंग लगभग अक्सर रहता है 5 AM टू 8 AM के बीच में, दिस इज द वर्ल्ड एवरेज। सिमिलरली स्ट्रोक है या सडन कार्डिक डेथ है, दैट इज बिटवीन 6:30 टू 12 PM। इसी तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो सीवियर पेन आता है, उसका जो अटैक आता है, दैट इज बिटवीन 5 PM टू 9 PM फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिमिलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो टाइमिंग सुबह के 4:30 बजे से 7:30 बजे, ये ज्यादा प्रोन टाइमिंग है, जहां पे ज्यादा आने की संभावना है। COPD के केस में जो वर्स्ट अटैक आता है, दैट इज बिटवीन 5:30 AM टू 8:30 AM, एंड अस्थमा के केस में बिटवीन 2:30 AM टू 6 AM। और टूथ एक की बात करें, दांत का दर्द, तो वो सबसे ज्यादा अगर आपको कभी महसूस होता है 24 घंटे के साइकिल में, तो मोस्ट लाइकली इट इज 3:30 AM टू 6:30 AM। या फिर अगर हम बात करें कि मलेरिया कैरिंग मॉस्किटो बाइट्स, वो मच्छर जो आपको मलेरिया दे सकते हैं, तो उसकी भी एक टाइमिंग है, मच्छरों की भी एक टाइमिंग है, 9:30 PM टू 3 AM। यानी कि अगर मलेरिया से डर लगता है, मच्छरों से बचना है, तो बचने का बेस्ट टाइम ये है कि इस दौरान अगर काटेंगे तो मोस्ट लाइकली आपको मलेरिया से सफर कर सकते हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी ने आपका साथ नहीं दिया तो। सिमिलरली आपके बॉडी के हर ऑर्गन का भी एक टाइमिंग है। आप गौर से सोचिए, याद कीजिए पिछली बार जब आपको बार बार स्नीजिंग हो रही थी, तो स्नीजिंग का जो टाइमिंग है दैट इज अराउंड मॉर्निंग टाइम 6 बजे के आसपास। फिर दूसरी बार जब पीक पे आता है स्नीजिंग, वो करीब 8-9 बजे 10 बजे के आसपास। तो बाकी टाइम पे स्नीजिंग उतना नहीं होता, तो ये पीक टाइम है, नोज, टाइमिंग ऑफ द नोज। सिमिलरली जब आपका स्टफी नोज होता है, तो स्टफी नोज का भी आप गौर कीजिए, याद कीजिए, जो मोस्ट लाइकली टाइम है सबसे ज्यादा जिससे आप परेशान रहते हैं, दैट इज अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, या फिर शाम की तरफ 2 बार। या फिर जब रनिंग नोज होता है तो उसकी भी एक टाइमिंग इट इज सिमिलर टू स्टफी नोज का टाइमिंग के बराबर ही है। दैट इज व्हाट इज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यानी कि हमारे बॉडी के हर एक्टिविटी का, बीमारी में या हेल्थ में अपनी एक टाइमिंग है, दैट इज द बॉडी क्लॉक। इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे लोएस्ट साइड में होता है बिटवीन 4 AM टू 5 AM, या फिर आपका मूड सबसे हाई में होता है, दैट इज बिटवीन अबाउट 12 नून, या फिर आपके बॉडी में सबसे ज्यादा मेलेटोनिन सिक्रीट होता है जो कि आपको नींद दिलाने की कोशिश करता है, द हार्मोन, दैट इज 9 PM। इस तरह से आपके बॉडी के हर एक्टिविटी का, हर हार्मोनल प्रोडक्शन का अपना एक टाइम टेबल है। वो टाइम टेबल मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। ये टाइम टेबल और डिटेल में जानना है तो आपको मैं अपनी बुक का लिंक दूंगा, द सर्केडियन डॉक्टर, उसमें इसकी डिटेल में जाकर
जाके आप समझ सकते हैं। यानी कि एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ओन टाइमिंग। वो टाइमिंग को बिगाड़ के हम अपने को बीमार कर सकते हैं, उस टाइमिंग को रीसेट करके हम अपने को ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि उस टाइमिंग को बिगाड़ा कैसे जाए, या हमने अनजाने में बिगाड़ा कैसे। तो खैर इसके थोड़े से और डिटेल में हमें जाना पड़ेगा। 24 घंटे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे बॉडी की पेन सहने की शक्ति है वो हाईएस्ट होती है दोपहर को 12-1-2 बजे के बीच में। यानी कि अगर आपने ठान ही लिया कि मुझे तो डेंटिस्ट को जाना, अपने दांत निकलवाने हैं, तो और अगर चाहते हैं कि इसमें पेन बहुत मिनिमाइज्ड हो, कम से कम पीड़ा सहनी पड़े, तो आप चूज कर सकते हैं वो टाइमिंग, दैट इज द आफ्टरनून टाइम। इसके ठीक विपरीत अगर आप बिल्कुल मॉर्निंग में चले जाएंगे या लेट इवनिंग में चले जाएंगे तो दर्द का एहसास ज्यादा हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात कि किस तरह से टाइमिंग आपके बॉडी के फंक्शनिंग को ही नहीं, आप हाउ यू फील अबाउट द पेन उसको भी टाइम किया हुआ है। और इसी तरह से आपके गलती करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी भी एक टाइमिंग है, और दो टाइमिंग है उसकी। रात के करीब 3 बजे इज द मोस्ट लाइकली कि आप मिस्टेक करेंगे, यानी कि ड्राइविंग करने का सबसे डेंजरस टाइम है रात के 3 बजे के आसपास। इनफैक्ट अगर मैं याद करता हूं से 5 साल पहले आई वाज इन कैब, और वो रात के करीब 2:30-3 बजे की बात है, एंड वो उसको नींद आ गई और वो क्या एक्सीडेंट हो गया, काफी सारी चोटें लगी, उसको भी मुझे भी लगी। और एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन 2 to 3 PM, तो याद रखिए ये डेंजरस टाइम है ड्राइव करने का, नींद आने का। और ज्यादातर एक्सीडेंट इसी टाइम पे होते हैं, यानी कि तब या तो ट्रैवल मत कीजिए या ड्राइवर से लगातार कन्वर्सेशन करते रहिए टू इंश्योर दैट इज अलर्ट इनफ। तो आपकी अलर्टनेस सबसे डाउन पे होती है आइदर इन द मिडनाइट अबाउट 3 या फिर मिड आफ्टरनून अबाउट 4, राइट। इन दोनों जगह पे आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करने के लाइकली हैं। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, वो ड्राइविंग हो सकता है, वो कोई और कंप्यूटर का वर्क हो सकता है, दिस इज द मोस्ट लाइकली टाइमिंग। तो आप गौर कीजिए, हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक टाइमिंग कहीं ना कहीं छुपा है, जो कि बहुत सटीक भी है। सिमिलरली आपके एक्यूरेसी की भी एक टाइमिंग है। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपका चॉइस है कि कौन से टाइम में दें, और अगर आप एडल्ट हैं तो अगर आप 9 से 11 के बीच में एग्जाम देंगे तो मोस्ट लाइकली कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। टीनेजर के केस में द बेस्ट टाइमिंग टू गिव एग्जाम इज बिटवीन 1 PM to 3 PM, जब आपका दिमाग ज्यादा अलर्ट रहता है, जब आपका फोकस ज्यादा शार्प रहता है, जब आपका कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है अमंग द टीम। सो अब टाइमिंग के डिटेल को थोड़ा और समझते हैं। टाइमिंग जो एक दिन से कम वाले टाइमिंग है, घंटों में टाइमिंग है, बोलते हैं सर्केडियन। और टाइमिंग जो सेकंड्स में होते हैं उसे बोलते हैं अल्ट्राडियन। जैसे हार्ट बीट इट इज पर सेकंड के हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो अल्ट्राडियन बोलेंगे। लेकिन टाइमिंग जो कुछ महीनों में या सालों में जिसकी टाइमिंग होती है, जैसे माइग्रेशन ऑफ ए बर्ड, जैसे पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना, तो उसे बोलते हैं इंफ्राडियन। इन तीनों में से जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को ज्यादा इंपैक्ट करती है वो 24 घंटे वाली टाइमिंग, जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन, या उसे बोलेंगे सर्केडियन क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अभी पिछले कुछ स्लाइड से आपको ये समझ आया व्हाट इज अबाउट टाइमिंग, आपको ये समझ आया कि हमारी जो लाइफ के जो भी चीजें महसूस करते हैं, देखते हैं, हर चीज की एक टाइमिंग है, हर चीज एक साइक्लिक फैशन में है, और वो साइक्लिक फैशन को अगर आप ब्रेक करें तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो खैर ये जो सर्केडियन रिदम की बात है, इसको नोबेल प्राइज मिला 2017 में। लेकिन ये कोई नया साइंस नहीं है। हमारे आयुर्वेद में इसी टाइमिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विद द नेम ऑफ दिनचर्या, सिंपल भाषा में दिनचर्या। तो जो भी कुछ सर्केडियन क्लॉक के बारे में आप सीखने जा रहे हैं, वो एक मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसके एविडेंसेस मैं आपको दूंगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये मॉडर्न साइंस में अभी साबित हुआ है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में दिनचर्या के कॉन्टेक्स्ट में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। तो चाहे वो आयुर्वेद में आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, चाहे आज के इन एविडेंस को आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन वो टाइमिंग आपके बॉडी पे तो काम कर ही रही है। लेकिन इस जानकारी से आप अपनी टाइमिंग को खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सोल हमारा जो पर्पस है वो एक ही है कि हम बीमार ना पड़े, और अगर बीमार हैं तो इस टाइमिंग के खेल को समझ के अपने आप को ठीक कर लें। जैसे हम अपने बॉडी क्लॉक को ठीक करते हैं, हम बड़ी तेजी से ठीक होते हैं, बड़ी तेजी से ठीक होते हैं। फूड एज मेडिसिन आपने समझा, 0 वोल्ट मेडिसिन आपने समझा, ग्रेविटी का भी आपने उपयोग समझा, पंचकर्मा का उपयोग आपने समझा, लेकिन इनसे कई गुना फास्ट काम करता है टाइम एज मेडिसिन, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो सर्केडियन क्लॉक है, उसका बॉडी क्लॉक सेट नहीं हुआ होता है छोटे बच्चे का। इसीलिए ना तो उसका कभी सोने का समय होता है, ना उसके खाने का समय होता है, ना उठने का समय होता है, ना खेलने का समय होता है। आपने देखा होगा कि इन्फेंट वो कभी भी सो जाता है, कभी भी उठ जाता है, आधी रात को उठ के रोने लगता है, आधी रात को भूख लग जाती है। उसके बॉडी की जो टाइम क्लॉक है, उसका सर्केडियन रिदम, उसके बॉडी का टाइम टेबल अभी बन रहा है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जैसे से हम बड़े होते हैं, कुछ एक महीने में, कुछ एक साल में हमारा टाइम टेबल बन जाता है। अगर हमारा टाइम टेबल अभी तक नहीं बना होता, हमारा सर्केडियन क्लॉक, तो छोटे बच्चों की तरह आधे लोग अभी भी सो रहे होते हैं और आप में से आधे लोग अभी रो रहे होते, जैसे कि छोटा बच्चा करता है, राइट। तो अब जो इंसान या बच्चे का जो टाइम क्लॉक सेट होता है, वो कैसे सेट होता है? हम इस नेचर से जुड़े हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो लाइट हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे आंखों में, हमारे स्किन में। ये जो लाइट पड़ती है, ये हमारी बॉडी को बताती है कि ये दिन है, और लाइट के अगर वो डार्कनेस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रात की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से बॉडी में एक हर ऑर्गन में एक टाइम टेबल का ब्लूप्रिंट बनता है, कब कौन सा हार्मोन कितना कैसे प्रोड्यूस होना है, किस स्पीड से प्रोड्यूस होना है, ये बॉडी सीखने लगता है। ये अगर डिटेल में आपको जानना है तो आप एक शब्द याद रखिए, SCN, सुपर चियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये एक पार्ट है बॉडी का, ब्रेन का, जो यहाँ कहीं लोकेटेड है। और ये जो आंखों से आप देखते हैं लाइट पड़ती है, चाहे वो इट डिपेंड्स ऑन कि उस वक्त अर्थ का एक्सिस कहाँ पे है। अर्थ का एक्सिस इस तरह से कि सन का रेज अर्थ पे पड़ रही है, तो इससे आपकी आंखों को लाइट मिल रहा है और आपके ब्रेन को पता चल रहा है कि इस वक्त सूरज किस साइड में है, राइट। और ये आपके ब्रेन में स्टोर होता है, और ये आपके बॉडी क्लॉक को तैयार करता है, आपके ब्लूप्रिंट को तैयार करता है, आपके बॉडी की जो कोडिंग है उसे सेट करता है। और इसी के हिसाब से आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रोडक्शन होते हैं,
जैसे आप खाना खाना एक टाइम पे खाते हैं सुबह मान लो 8 बजे, तो उससे पहले ही आपके इंसुलिन का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा ताकि खाना आते ही उसे मेटाबोलाइज करने पे वो लग जाए। तो ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि हर चीज़, जैसे आपको रात को 10 बजे सोना है तो ये ऑलरेडी फेड है अपने ब्रेन में, तो 9 बजे ही बॉडी मेलेटोनिन हार्मोन को रिलीज करने लगेगी, आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री नीचे आएगा और 10 बजे तक आपको नींद आ जाएगी। सिमिलरली सुबह उठने से पहले इसका ठीक उल्टा होने लगेगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर अप आने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर अप आने लगेगा, मेलेटोनिन का प्रोडक्शन नीचे आने लगेगा, कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ऊपर आने लगेगा और आप जग जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये प्री सेट किया हुआ है। जिस तरह से आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, आप मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें कुछ ऐप पहले से ही डले होते हैं और उस ऐप को आप यूज करते हैं, लेकिन उस ऐप को यूज करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ आप फीड करते हैं ताकि वो ऐप आपके लिए कस्टमाइज हो जाए। सिमिलरली आपका बॉडी एक मोबाइल है और उसके अंदर कुछ चीजों को फीड होना होता है जिसके बेसिस पे आपका बॉडी क्लॉक सेट होता है, राइट। और वो सेट होकर वो कहां पे स्टोर होता है, वो स्टोरेज की जगह है SCN। ये बस छोटी छोटी बातें आपको समझनी होंगी, देन द थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी इजी। थोड़ा और इंटरेस्टिंग बातों की तरफ चलते हैं, एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। गौर कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि आधी रात को बड़ी नींद आ रही है, लेकिन आपको ये पेशाब का प्रेशर भी है और नींद के बावजूद भी उठ के जाते हैं और जाके पेशाब करने जाते हैं और दिमाग में रहता है फटाफट पेशाब करके आऊंगा और मैं सो जाऊंगा दोबारा से। लेकिन जब पेशाब करके लौटते हैं तब तक आपका नींद गायब हो चुका होता है और आप पलटते रहते हैं रात भर और नींद ही नहीं आती है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? यहाँ भी आपके सर्केडियन क्लॉक का चक्कर है। इसको समझिए कि जैसे ही आप उठ के गए और टॉयलेट की लाइट को ऑन किया, वो ब्राइट लाइट आपकी आंखों में पड़ी और ब्राइट लाइट जैसे आंखों में पड़ेगी, ब्राइटनेस इज अ साइन फॉर द बॉडी कि ये दिन हो गया है। और दिन हो गया तो ब्रेन में आपके SCN सुपर चिस्मेटिक न्यूक्लियस में ऑलरेडी फेड है। जब भी लाइट आ जाए तो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को बंद करो, कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को चालू करो, बॉडी के टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा दो ताकि इंसान अलर्ट हो जाए। तो लेकिन इस बार तो वो जो लाइट था वो सनलाइट ना होकर आपके टॉयलेट का ब्राइट लाइट है, और लेकिन आपके ब्रेन ने जो समझा उसके हिसाब से आपके मेलेटोनिन को स्विच ऑफ कर दिया, कॉर्टिसोल को स्विच ऑन कर दिया और आपके अंदर वो सारे बदलाव किए ताकि आप अलर्ट हो जाएं। तो रिजल्ट ये हुआ कि जब तक आप टॉयलेट से लौटे आपकी नींद गायब हो गई। यानी कि आपका मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि आपको नींद दिलाना है, लेकिन आधी रात में आपने क्या किया कि अपने आंखों में लाइट डाला और लाइट डालते आपके ब्रेन ने, आपके SCN ने मेलेटोनिन की प्रोडक्शन घटाया और घटाने के बाद आपकी नींद उड़ गई। लेकिन अगर आप किस्मत वाले हैं तो कुछ देर तक जब अंधेरा मेंटेन रहेगा, आप स्थिर रहेंगे, तो ब्रेन दोबारा से ये क्लू लेगा कि इट इज अ नाइट और दोबारा से मेलेटोनिन की प्रोडक्शन शुरू होगी और एक गैप के बाद दोबारा आपको नींद आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली ये होता है या होना चाहिए कि आपकी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपको नींद आ रही है, फिर प्रोडक्शन बढ़ी हुई है और सुबह होने से पहले धीरे धीरे आपका ब्रेन मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को घटा रहा है। लेकिन इस आधी रात को उठ के जो अपने आपके साथ अत्याचार किया ब्राइट लाइट जला के, उससे बचने के लिए और नींद को बरकरार करने के लिए, याद कीजिए बचपन में आज से 30 साल 40 साल पहले एक तब का अरेंजमेंट होता था कि टॉयलेट का लाइट हमेशा 0 वॉट वाला होता था, याद कीजिए, और सिर्फ इट इज सफिशिएंट टू सी, वो जो वहाँ पे टूटी है, नल है, वो सब दिख जाए, उतने के लिए सफिशिएंट होता था। द डिम लाइट जिसे बोलते हैं। यानी कि आज आप एक बदलाव कर सकते हैं कि नाइट लैंप लगा लीजिए कि रात को मुझे ये डिम लाइट ही जलाना है ताकि वो मेरे नींद को ना डिस्टर्ब कर दे अगर आधी रात को उठ के टॉयलेट जाना पड़ा तो मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि लाइट का एक इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी के जो सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए। और इसका एक ताजा एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है ये सबमरीन के साथ, कि सबमरीन में जो लोग जाते हैं वो पानी के नीचे चले जाते हैं, तो वो लाइट का जो सोर्स है जो सूरज से आती है उससे एक तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, डीसिंक्रोनाइज हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी हेल्थ कंडीशन खराब होती जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल लाइट आपकी सर्केडियन क्लॉक क्लूलेस होगा कि कब दिन है, कब रात है, कब सोना है, कभी उठना है, कब मेलेटोनिन का प्रोडक्शन होगा, कब कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन होगा, कब इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। और जब ये चीजें मेंटेन टाइम टेबल मेंटेन नहीं होगा, दैट विल मेक यू सिक। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है, जो लोग ब्लाइंड हैं, उन्होंने तो लाइट देखी नहीं है बिकॉज वो बचपन से ब्लाइंड है, तो उनके बॉडी में सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी कैसे बनता है? उनके बॉडी में भी सर्केडियन क्लॉक बनता है, मुश्किल से बनता है, क्योंकि एक बात जो आपको समझना होगा कि जब हमारे बॉडी में लाइट आता है तो लाइट, ज़्यादातर लाइट हमारी आंखों के थ्रू ब्रेन में जाता है कि दिन है, लेकिन हमारे स्किन में भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो नॉन विजुअल फोटो रिसेप्टर होते हैं जो लाइट के एहसास को समझते हैं। तो ब्लाइंड लोगों में भी वो फोटो रिसेप्टर होता है, बल्कि वो ज़्यादा एक्टिव होता है, जिससे उनके बॉडी को पता चलता है कि ये डे लाइट है एंड दिस इज डार्कनेस। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो ब्लाइंड लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका भी सर्केडियन क्लॉक बॉडी का सेट होने लगता है। तो दैट इज हाउ द लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल वेदर अ पर्सन इज ब्लाइंड और नॉट इन करेक्टिंग द सर्केडियन, इन प्रिपेयरिंग द सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। और वही सर्केडियन रिदम, वो जो साइकिल है, वो हमारे लाइफ की साइकिल को चलाती है, राइट। सो ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। लाइट सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू योर स्किन। आपकी जो लाइट सिग्नल 99% तो आपकी आंखों के थ्रू ट्रेवल करती है और ब्रेन को बताती है कि दिन है कि रात है, ताकि ब्रेन उस तरह से हार्मोनल प्रोडक्शन करे, स्विच ऑन स्विच ऑफ करे, ताकि आपका लाइफ एक म्यूजिक की तरह हो। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि ये जो लाइट है वो उसे क्यों तो मिला और उससे आपके बॉडी के कुछ बदलाव हुए। फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट का सर्केडियन रिदम है, हमारे ब्लड प्रेशर का सर्केडियन रिदम है। एक एक्सपेरिमेंट जो आप करके देख सकते हैं वो ये कि आप एक काम कीजिए, सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए एज एन एक्सपेरिमेंट, और रात को 10 बजे ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। आप गौर करेंगे फॉर मोस्ट ऑफ यू सुबह का ब्लड प्रेशर यहाँ पे होगा 140/90 फॉर एग्जाम्पल, और रात का हमेशा थोड़ा नीचे होगा 120/80 फॉर एग्जाम्पल। तो ये कभी बराबर नहीं होगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसे ही होगा, राइट। यानी कि सुबह आपका ब्लड प्रेशर पीक पे होता है, फिर दिन ढलने के साथ साथ वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। ये जो ब्लड प्रेशर का स्लांट होना, नीचे जाना, ये आपको नींद का एहसास दिलाता है। लेकिन इन्हें कहते हैं
हैं डिपर काइंड ऑफ पीपल, जो ज्यादातर लोग होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत थोड़े लोग, जिनका सुबह का ब्लड प्रेशर और रात का ब्लड प्रेशर या तो सेम रहता है या उल्टा हो जाता है। इन्हें कहते हैं नॉन डिपर काइंड ऑफ पीपल। ये देखा गया वर्ल्ड एवरेज कि ऐसे लोगों में ही हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि जो सर्केडियन क्लॉक ऑफ द ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली रात होने के साथ साथ नीचे होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट का सर्केडियन क्लॉक बिगड़ा हुआ है, और दैट मींस यू आर मोर प्रोन टू डिजीज इलनेस। सो इसी तरह से आपके किडनी का भी एक सर्केडियन रिदम है। ये भी आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 2 बोतल ले लीजिए, 1 लीटर वाले, और एक बोतल में लिख दीजिए डे बोतल और एक में लिख दीजिए मिडनाइट बोतल। पूरे दिन भर में जब भी पेशाब आएगा, एक दिन के लिए सिर्फ डे बोतल में उसको कलेक्ट कीजिए, और रात आधी रात को उठ के अगर पेशाब करने जाना पड़े तो उसे नाइट बोतल में कलेक्ट कीजिए। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप देखेंगे कि जो डे बोतल है उसमें जो पेशाब का कलेक्शन है वो एटलीस्ट अबाउट 3 टाइम्स इन कंपैरिजन टू नाइट बोतल। दैट ये रेशियो है, दैट इज द सर्केडियन रिदम ऑफ द किडनी। किडनी इसी तरह से फंक्शन करने के लिए बनी है। लेकिन अगर किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत है, किसी को किडनी फेलियर की दिक्कत है, किसी को किडनी फेलियर की दिक्कत होने वाली है, तो तब उनका जो ये सर्केडियन रिदम ऑफ द यूरिन आउटपुट वो गड़बड़ हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि उनका जो मिडनाइट बोतल है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द डे बोतल। इसका मतलब कि सर्केडियन रिदम ऑफ द किडनी या यूरिन आउटपुट वो उनका बिगड़ा हुआ है। तो अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि बिगड़े की पहचान क्या है, फिर मैं बात करूंगा कि बिगड़ता कैसे है, फिर मैं बात करूंगा ठीक कैसे करना है। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर्केडियन रिदम ऑफ द पेनक्रियाज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको मैं सादा भाषा में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, क्योंकि इसी का उपयोग हम आगे जाके करने वाले हैं। यूं मानिए, सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहा हूं, कि सुबह 8 बजे हमारा पेनक्रियास जग जाता है और रात के 8 बजे हमारा पेनक्रियास सो जाता है। आप सबको ये पता है पेनक्रियास का काम है इंसुलिन प्रोडक्शन करना, और इंसुलिन प्रोडक्शन होगा तो आपका जो बॉडी में ग्लूकोज है, जो कि जो भी खाना आप खाते हैं हर खाने में ग्लूकोज का एक हिस्सा होता ही है, उसे मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि आपके पेनक्रियास की टाइमिंग है 8 AM टू 8 PM। अब मान लीजिए आप जो खाना खा रहे हैं डिनर वो 9 PM खा रहे हैं, तो यानी कि आप एक ऐसे समय पे खा रहे हैं जब आपका पेनक्रियास सोने की तैयारी कर रहा है या सो चुका है। अब जो खाना आपके बॉडी में जाएगा, पेट में जाएगा, पहले तो वो खाना ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होगा, ठीक से यूटिलाइज नहीं होगा, या फिर आपके पेनक्रियास को जग के उसको यूटिलाइज करके फिर सोना है 10-11 बजे सोएगा। यानी कि आपने पेनक्रियास का जो एक पैटर्न ऑफ स्लीपिंग एंड वेकअप पैटर्न है सर्केडियन क्लॉक, उसे आपने बिगाड़ने का काम किया। इस तरह से ही अगर आप पेनक्रियास का पैटर्न सर्केडियन क्लॉक बिगाड़ना चाहते हैं तो एक और काम कर सकते हैं, आप सुबह 8 बजे से पहले 7, 6, 5 बजे कुछ खा लीजिए। तो ये वो टाइम है जब आपका पेनक्रियास ऑलरेडी सो रहा है, जो कुछ लोग करते भी हैं, मिडनाइट में खा लेते हैं, आधी रात तक वो मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, साथ में कुछ ना कुछ आप मंच भी कर रहे हैं, यानी कि आप पेनक्रियास का सर्केडियन क्लॉक बिगाड़ रहे हैं। इससे क्या होने वाला उस पर आते हैं। तो यहाँ तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने बॉडी के ऑर्गन के सर्केडियन क्लॉक को बिगाड़ सकते हैं। तो पहले तो मैंने बताया सर्केडियन क्लॉक क्या है पेनक्रियास का, फिर मैंने यही बताया उसको बिगाड़ने के तरीके क्या है। अब यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी का जो 24 घंटे का जो टेम्परेचर कितना रहना है वो तय करता है आपका बॉडी क्लॉक, द सर्केडियन क्लॉक। और उस टेम्परेचर के हिसाब से आपके जो बाकी और पैरामीटर्स हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर मेटाबॉलिज्म है, चाहे नींद आना हो, चाहे अलर्टनेस आना हो, ये सारा कुछ तय होता है। तो सारी चीज आपस में एक तरह से इंटररिलेटेड है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा द सर्केडियन रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा एक स्लीप एंड वेकअप का साइकिल है कि रात आने पे नींद आनी चाहिए और सुबह उठने पे अलर्टनेस आना चाहिए। अगर ये ठीक से मेंटेन हो रहा है तो 100% आप हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप देखेंगे इसमें कोई ना कोई दिक्कत है। ये जो स्लीप वेक साइकिल है, अगर ये डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब कैसे पहचाने उस पर आते हैं, बट ये अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो स्लीप वेक साइकिल है अगर ये कंट्रोल में है, इसका मतलब आपका बॉडी इज हेल्दी। तो चलिए इसको जरा समझते हैं। इसको समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग बात समझना पड़ेगा। जो बोलते हैं लैन, LAN, लैन का मतलब है लाइट एट नाइट। मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर का सबसे इंटरेस्टिंग कड़ी यही है जो मैं अब बताने वाला हूँ। वो ये कि इंसान इस धरती पे 3 लाख साल पहले आया था, लगभग, या उससे भी पहले आया था। लेकिन ओनली लास्ट 100 साल में ही आपने ये लाइट देखा, जिस तरह की लाइट अभी इस रूम में देख रहे हैं, जिस तरह की लाइट उस रूम में जिस रूम में आप बैठे हैं, इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार 100 साल पहले हुआ, लगभग 100 साल पहले। ये वेल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आविष्कार से पहले हो गया, लेकिन 100 साल पहले तक ही ये वेल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लोगों तक पहुंचने लगा और ये वाइडली यूज होने लगा। तो इलेक्ट्रिक लाइट के आविष्कार से पहले मनुष्य के लिए लाइट का मतलब से सनलाइट, मूनलाइट होता था, या छोटा मोटा मशाल या कैंडल जला देते थे, जिसकी लाइट बहुत ही डिम होती थी। मेजरली लाइट मीन्स सनलाइट। तो 3 लाख साल तक इंसान के लिए, हर जानवर की लाइट मीन्स ओनली सनलाइट। एंड आज की तारीख में ब्राइट लाइट, सनलाइट के अलावा आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस रूम में मैंने भी क्रिएट किया हुआ है। यानी कि लाइट आपके कंट्रोल में आ गया है, जिसका नुकसान ये है कि रात को भी आप जब इस तरह की टीवी स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, तो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है ये लाइट है, डे है, दैट इज लाइट एट नाइट, राइट। तो अब ध्यान से समझिए कि आपका लाइट का एक्सपोजर अगर आंखों में रात को पड़ता है, सनसेट के बाद पड़ता है, तो अब हमारा ब्रेन कंफ्यूज करता है कि दोबारा दिन तो नहीं स्टार्ट हो गया। अगर तो दोबारा दिन स्टार्ट हो गया तो दिन वाले हार्मोन रिलीज करें, राइट। तो हमारा ब्रेन ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ये जो ब्राइट लाइट आ रहा है ये सनलाइट का ब्राइट लाइट है, या ये जो ब्राइट लाइट आ रहा है ये कुछ और आर्टिफिशियल चीज है। हमारा बॉडी उन दोनों लाइट को लगभग एक तरह से ही ट्रीट करता है। तो मतलब कि हमारे बॉडी इज डिजाइंड और इट इज प्री प्लान्ड और इट इज टाइम टेबल्ड टू रिलीज सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोन व्हेन देयर इज अ लाइट एक्सपोजर टू योर आईज। और ये मान के चला हमारे बॉडी ने लाइट एक्सपोजर का मतलब सनलाइट ही होता है, क्योंकि पिछले 3 लाख साल से हमने, मनुष्य ने यही देखा है। सिर्फ पिछले 100 सालों में ही आपने लाइट का डेफिनेशन चेंज होते हुए देखा है। हम में से जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की उम्र 100 साल से ऊपर नहीं है, तो आपने वो जिंदगी नहीं देखी जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करते थे। तब हम सूर्य की रोशनी पे, चंदा की रोशनी पे या छोटे मोटे कैंडल की रोशनी पे निर्भर होते थे फॉर लाइट सोर्स, राइट। सो लेकिन
अब क्या हुआ कि सनसेट के बाद भी आप अपने घर में ब्राइट लाइट मेंटेन करते हैं। जब 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात के आप अपने आंखों से क्लोज रख के इस तरह की स्क्रीन को देखते हैं, तो आवर ब्रेन इज इंटरप्रेटिंग इट इज स्टिल द डे। इफ इट इज स्टिल द डे, दिस मींस वी हैव टू रिलीज दोस हार्मोन्स जो नॉर्मली डे में रिलीज होता है। रात को अगर डे वाले हार्मोन रिलीज होंगे तो यानी कि आपका सर्केडियन क्लॉक गॉट डिसरप्टेड। तो सर्केडियन क्लॉक कैसे डिस्टर्ब होता है? लैन, राइट, लैन जो कि सर्केडियन क्लॉक को डिस्टर्ब कर सकता है अगर आप रेगुलर एक्सपोज करते हैं। याद रखिए, इस पृथ्वी में या ब्रह्मांड में सबसे बड़ा लाइट सोर्स है, दैट इज सनलाइट। सनलाइट का लाइट का ब्राइटनेस कितना है? तो दैट इज अबाउट 1 लाख लक्स यूनिट। ब्राइटनेस जो होती है लाइट की उसे बोलते हैं लक्स, और सनलाइट का जो लाइट है वो करीब 1 लाख लक्स। इसको कंपेयर करें अगर आप कैंडल लाइट से, या इसको कंपेयर करें आपके घर के लाइट से, या इस लाइट से, ये जो लाइट है ये 300 से 700 लक्स ऑफ लाइट या 1000 लक्स ऑफ लाइट है जो स्टूडियो का लाइट है, राइट। तो कहाँ तो स्टूडियो का ब्राइट लाइट होते हुए भी 1000 लक्स है, कहाँ तो सनलाइट 1 लाख लक्स है। तो एक लक्स मीटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल ऐप में जाके लक्स मीटर टाइप कर देंगे तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लीजिए, और वो ऐप डाउनलोड करके आपके घर में लाइट में कितना लाइट ब्राइट है वो देखना है, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जैसे उस लाइट की तरफ डालेंगे तो उसमें कितने लक्स है वो आ जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंटली मोबाइल लेके आप घर से बाहर गए और सूरज की रोशनी की तरफ कर दिया तो वो कितने लक्स ऑफ लाइट है वो आपको दिखेगा। इस ढंग से आपको पता चल जाएगा कि ब्राइटनेस के मायने क्या है, लाइट को कैसे मेजर करते हैं। तो खैर, यहाँ पे एक चीज हम समझते हैं, जब लाइट एक्सपोजर आंखों में पड़ती है तो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि ये दिन है, और दिन है मतलब हमारा पल्स रेट हाई हो जाएगा, कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। सिमिलरली जब कॉन्टिन्यूस डार्कनेस हमारा बॉडी एक्सपीरियंस करता है तो हमारा बॉडी एंड ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है ये डार्कनेस यानी नाइट है, तो नाइट में पल्स रेट कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, टेम्परेचर भी बॉडी का डाउन लगेगा। तो ये एक साइकिल है जो डेली बेसिस पे होना चाहिए, जो अधिकतर एनिमल्स के साथ होता है, जो एनिमल जंगल में रहते हैं। इंसान के साथ होता था जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, और जब ये मेंटेन रहता है तो उससे हमारी इम्यूनिटी, उससे हमारी हेल्थ, सारी चीज कंट्रोल में रहती है। अब इसको डिस्टर्ब करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि सनसेट होने के बाद इस तरह का कोई ब्राइट लाइट में अपनी आंखों को एक्सपोज करना है, तो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करेगा ये भी दिन का हिस्सा है, और रात को भी टेम्परेचर भी अप, कॉर्टिसोल भी अप, पल्स रेट भी अप, यानी कि योर स्लीप इज डिस्टर्ब। और स्लीप के डिस्टर्ब होने से क्या क्या हो सकता है ये आपको समझना जरूरी है। इट इज वेरी शॉकिंग दो। इसे कहते हैं, इसका एक टर्म है स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। ये एक तरह की बीमारी है, स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। इसमें ये देखा गया है कि स्लीप जब दिन का डिस्टर्ब होता है, वो डिस्टर्ब होने का इंपॉर्टेंट कारण है आपका कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन रात को बढ़ गया। जब इसका प्रोडक्शन रात को बढ़ जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी घट जाएगी। तो पहला तो ये कि इससे इम्यूनिटी घट जाएगी, इम्यूनिटी घटेगी तो हर तरह की बीमारी आएगी, आपको पता ही है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझना होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि किस तरह से आपके बॉडी के 3 पैरामीटर मेलेटोनिन एंड कॉर्टिसोल एंड टेम्परेचर आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉर्टिसोल जो है, ये ग्रीन लाइन है, ये लोएस्ट पॉइंट पे होती है रात के 10 बजे, यानी कि कॉर्टिसोल जब लोएस्ट पॉइंट पे होगी, आपकी अलर्टनेस सबसे कम होगी, तो आपको नींद आने में आसानी होगी। और जिस टाइम पे सबसे कम में होती है उसी टाइम पे जो ब्लैक है वो अपने पीक में जाने लगती है, मेलेटोनिन जाने लगती है, राइट। और जब मेलेटोनिन पीक पे होगी, ये वही टाइम है जब आपका बॉडी टेम्परेचर सबसे बॉटम में होगा, यानी कि आपकी नींद दिलाने के लिए आपकी बॉडी में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन हाईएस्ट पे होगा, व्हिच विल लीड टू आपका टेम्परेचर लोएस्ट पे होगा। ये दोनों फैक्टर अगर बॉडी में वर्क करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा नीचे जाएगा, दैट विल गिव यू स्लीप। तो लेकिन ये तभी होगा जब आपका कॉर्टिसोल नीचे जाएगा। तो इस तरह से कॉर्टिसोल, मेलेटोनिन एंड टेम्परेचर आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। एक का नीचे जाना इंपॉर्टेंट है, तभी दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा ऊपर जाएगा तो तीसरा तभी नीचे आएगा। ये तीनों कंडीशन जब मैच होंगे तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, एंड जब ये चारों कंडीशन मैच होंगे तो नींद आएगी, जो कि हर रात को आपके साथ ये चारों कंडीशन मैच होते हैं, यानी कि आपका सर्केडियन क्लॉक फाइन है इस कॉन्टेक्स्ट में, तभी आप रोज रात सो पाते हैं। किसी एक रात अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब कि उस रात का जो सर्केडियन रिदम है, मेलेटोनिन, कॉर्टिसोल, टेम्परेचर एंड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का, वो उस रात के लिए डिस्टर्ब हो चुका है। वो डिस्टर्ब क्यों होता है, कैसे होता है, इसको समझेंगे, बट डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस डिस्टर्बेंस को बोलते हैं SCRD, स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर। स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर, ये जो एक साइकिल है, अगर ये साइकिल गड़बड़ हो जाए तो उसे बोलते हैं SCRD। और इसके गड़बड़ होने से आपके बॉडी में कौन कौन सी मेंटल बीमारी आ सकती हैं, कौन कौन सी फिजिकल बीमारी आ सकती हैं, इस पर आ जाते हैं। इसमें आपका मूड फ्लक्चुएट होगा, पहली बीमारी, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, लॉस ऑफ एम्पैथी, फ्रस्ट्रेशन, दूसरी बीमारी, रिस्क ऑफ टेकिंग एन इंपल्सिवनेस, मतलब ये कि आप अंधाधुंध रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इंपल्सिव बिहेवियर हो जाएगा जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ये तभी होता है जब SCRD हो आप में या उन लोगों में। स्टिमुलेंट, सेडेटिव और अल्कोहल पे आप निर्भर हो जाएंगे। और याद रखिए, स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर से आप स्टिमुलेंट लेंगे और उससे आप का बिहेवियरल चेंज होगा, और फीडबैक से और आपको आपका बॉडी एंड माइंड विल बी डिपेंडेंट ऑन दी सेडेटिव्स, एंड दैट विल लीड टू यू वांटिंग मोर स्टिमुलेंट। तो एक लूप में आप फंस जाते हैं, और इससे जो लॉन्ग टर्म में आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो पूर्ण होने लगती है, और आपके मेमोरी, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन ये कम होने लगता है, और कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग इसमें एरर आने लगते हैं, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी ये रिड्यूस होने लगता है, आपका मोटर परफॉर्मेंस ये कम होने लगता है, आपका डिप्रेशन एंड साइकोसिस ये बढ़ने लगता है, और इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर लीडिंग टू फिजिकल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग कैंसर, राइट। तो स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर causes cancer, and it causes metabolic abnormalities like type 2 diabetes or
इट कॉजेज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? इसको डायग्नोस करने का तरीका बड़ा सिंपल है। क्या आपको बार रोज अलार्म लगा के सोना पड़ता है? अलार्म जब बजता है तो क्या आपकी नींद ठीक से खुल जाती है? क्या आप पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं? क्या आप ओवर डिपेंडेंट अलार्म पे अगर है तो थोड़ा बहुत आपको सर्केडियन स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर की तरफ वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक इसी तरह से आप जो छुट्टी के दिन बहुत ज़्यादा सोना चाहते हैं और कई बार आपको दिन में स्लीपीनेस इरिटेबिलिटी फील होती है, आपका एक इंपल्सिव बिहेवियर हमेशा रहता है, आप कॉन्सेंट्रेट ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे अगर फीचर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स आप अपने आप महसूस करते हैं, तो इसका मतलब कि आपको स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर है या उस तरफ वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप कॉफ़ी, टी या चीनी बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं तो वो भी इसी चीज़ का निशानी है। अगर आपके दोस्त, आपके कोलीग्स आप कंप्लेन करते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो इरिटेबल हो चुका है, वो ठीक नहीं है, वो उतना कंफर्टेबल नहीं है, वो कॉर्डल नहीं है, तो ये भी इसी तरफ इशारा करता है। तो इस तरह से मूड स्विंग है, डिप्रेशन है, वो भी इनके साइड इफेक्ट्स हैं। तो स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर कॉजेज द फिजिकल सिम्टम्स, कॉजेज द मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम, कॉजेज द इम्यूनिटी प्रॉब्लम एंड इन्फेक्शन प्रॉब्लम्स। तो अब ये इसको थोड़ा और गहराई में अगर जाकर समझें तो इसका ठीक उल्टा, अगर आपकी स्लीप ठीक है तो बिटवीन 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप एक हेल्दी इंसान सोता है, गहरी नींद सोता है। तो ये कंडीशन है जो आइडियल कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन हमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको नींद बड़ी लेट आती है, करीब 2 बजे नींद आती है और उठते बड़े लेट है 9-10 बजे, यानी कि ये डिलेड स्लीप पैटर्न है। और डिलेड स्लीप पैटर्न वाले लोगों को अधिकतर डिप्रेशन, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, ये सारा होता है। फिर दूसरा एक और पैटर्न है जो इरेगुलर पैटर्न है, जिसमें वो कभी बड़ी जल्दी सो जाते हैं 4 बजे और जल्दी उठ जाते हैं, कभी वो 10 बजे सोते हैं फिर देर तक जागते हैं, तो उनका स्लीप का कोई पैटर्न नहीं है। फ्री रनिंग स्लीप बोलते हैं इसे, फ्री रनिंग स्लीप। वो कभी भी सो सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है। दिस फ्री रनिंग स्लीप बोल सकते हैं इसको। इनके आई डैमेज जो होता है उनमें ज़्यादातर होता है, जो ब्लाइंड कुछ पेशेंट्स हैं उनमें ये पाया जाता है, जो पहले ब्लाइंड नहीं थे बाद में ब्लाइंड हो गए उनमें ये पाया जाता है फ्री रनिंग स्लीप। या जिनके न्यूरो डेवलपमेंट नहीं होते या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है या मेंटल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये फ्री रनिंग स्लीप पैटर्न देखा जाता है। ठीक उसी तरह से इंसोम्निया वाला कंडीशन, जब वो पूरे दिन में टुकड़ों में सोते हैं और कभी भी गहरी नींद नहीं आती, वो एक और कैटेगरी आ गया स्लीप एंड सर्केडियन रिदम डिसऑर्डर का। ये डिमेंशिया वाले पेशेंट्स को या मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को या न्यूरो डिजेनरेटिव वाले पेशेंट्स को या जो बहुत बूढ़े होते हैं उनमें ये अक्सर देखा जाता है। तो अगर हमने इसको ठीक कर लिया, अगर हमने इसको ठीक कर लिया और अगर आप 9 घंटे ठीक से सो पाए, कैसे ठीक करना इस पे मैं आऊँगा सेकंड पार्ट में, तो 6 हफ्ते में ही आपकी जो प्री मैच्योर एजिंग के साइन है उसमें से आप बाहर निकल सकते हैं। सो स्लीप इज सो पावरफुल, राइट। अगर स्लीप डिस्टर्ब्ड है तो हर तरह की बीमारी से आप प्रोन है, और अगर आपने ठीक कर लिया, कैसे ठीक करना है आई एम कमिंग टू दैट, तो इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स, 1.5 महीना में ही आप पूरी तरह रिकवर हो सकते हैं ऑल साइन ऑफ एजिंग। इसका ठीक उल्टा अगर करें, ये देखा गया दुनिया में वो लोग जो 6 घंटे से कम सोते हैं उन्हीं लोगों में अधिकतर डायबिटीज़ या मोटापा ये देखा जाता है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं, आपका जो स्लीप वेक साइकिल, इसको ठीक करने की बात करते हैं। अगर स्लीप वेकअप साइकिल आपने ठीक कर लिया तो आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। स्लीप वेक साइकिल को ठीक करने के 6 रूल्स हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, आप सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि क्या है स्लीप वेक साइकिल, वो डिस्टर्ब होने से कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, डिस्टर्ब होने का कारण क्या हो सकता है। डिस्टर्ब होने का पहला कारण मैंने क्लू दिया था कि जब आप अपने खाने के टाइमिंग को पेनक्रियास के सोने के टाइमिंग से मिक्स कर देंगे तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा। या जब आप सनलाइट सनसेट होने के बाद भी टू मिनी लाइट एक्सपोजर अगर होगा तो आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होगा। अब 6 रूल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अपने स्लीप पैटर्न को करेक्ट करें और किस तरह से बीमारियों से बाहर निकलें। उसमें रूल नंबर 1, ब्राइट डे लाइट। जिनको नींद की तकलीफ है या आप सबको ये कर लेना चाहिए कि दिन में अगर आप बहुत ब्राइट लाइट में रहेंगे आपकी रात की नींद बहुत अच्छी होगी। तो करना क्या होगा, हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए सूरज की लाइट का एक्सपोजर आपकी आंखों को पड़े, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब कि आपकी खिड़की के शीशे खुले नहीं है लेकिन खिड़की के शीशे से लाइट आ रही है और वो लाइट सोर्स को आप देख पा रहे हैं, तो भी आप मान लीजिए कि आपका लाइट एक्सपोजर ब्राइट है। याद रखिए सनलाइट का एक्सपोजर लगभग 10,000 लक्स ऑफ लाइट से ऊपर वाला चाहिए, जिसके लिए अगर आप शेड में भी खड़े हैं, छाए में भी खड़े हैं, अगर आपकी खिड़की दरवाजे खुले हैं, घर के अंदर भी हैं और सूरज की रोशनी अंदर तक आ रही है, तो भी अब बादल भी छाए हुए हैं तब भी 10,000 लक्स ऑफ लाइट का एक्सपोजर आपकी आंखों को मिल जाता है। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, स्टेइंग इन ब्राइटनेस इन द डे विल हेल्प यू टू हैव गुड स्लीप इन द नाइट। यानी कि शाम ढलने से पहले ब्राइट लाइट में एक्सपोजर में रहिए और शाम ढलने के बाद कंपैरेटिवली डार्कनेस में रहना है, यानी कि बहुत ब्राइट लाइट में का एक्सपोजर नहीं होना है। यानी कि टेलीविजन स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आपके जो लाइट्स हैं वो डिम हो जानी चाहिए, आपका मोबाइल एक्टिविटी खत्म हो जानी चाहिए और सिर्फ उतनी लाइट जितनी लाइट आवश्यक है आपके सामान को दिखने के लिए। तो ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नींद से कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन है कि दिन में ट्राई टू लिव इन ब्राइटनेस एंड रात में सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले ट्राई टू लिव इन डार्कनेस। और आधी रात को जब उठेंगे तो भी आप 0 वॉट बल्ब का, डिम बल्ब का सहारा लेंगे टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। तो यह है रूल नंबर 1। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे, टेम्परेचर कंट्रोल। याद रखिए आपके बॉडी का एक नियम है, नींद का एक नियम है कि हर रात सोने से पहले आपका बॉडी खुद ब खुद आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर आधा डिग्री कम कर देता है, विच गिव्स यू स्लीप। जिस दिन आपको नींद नहीं आ रही यानी कि बॉडी उस दिन आपका टेम्परेचर आधा डिग्री कम करना भूल गई, तो उस दिन आप खुद की हेल्प कर सकें तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक तो यह है कि जिसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन, कि गर्म पानी में बैठ जाना, राइट। सो
गर्म पानी में, या फिर आप एक बकेट लेंगे, 42 डिग्री टेम्परेचर का पानी होगा, और चेयर में बैठ के दोनों पैर अगर बकेट के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा कि आधे घंटे के अंदर आपका टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ जाएगा, और जब आधे घंटे के बाद बकेट से पैर हटा लेंगे तो अब आपका टेम्परेचर डाउनफॉल होगा। ये जो डाउनफॉल ऑफ टेम्परेचर है दैट गिव्स यू स्लीप। तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ताकि अब वो डाउनफॉल हो, जैसे बढ़ाने की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, जैसे गर्म पानी से नहाया और जब गर्म पानी से नहा के बाहर निकले अब बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, दैट विल गिव यू स्लीप। नंबर 1। नंबर 2, आप एक काम कर सकते हैं, जिनको नींद नहीं आती, जिस कमरे में आप सो रहे हैं, सोना चाहते हैं, उस कमरे का टेम्परेचर 2 डिग्री कम रखिए इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द रूम्स जहां पे आप लिविंग रूम बैठे हुए हैं। तो आप अपने बेडरूम में तभी जाइए जब आपको सोना है, और उस वक्त जैसे आपने एंटर किया तो उस कमरे का टेम्परेचर इज लोअर बाय अबाउट 2 डिग्री, तो उस लोअर से आपका बॉडी का टेम्परेचर भी लोअर होने लगेगा, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड स्लीप। हाँ, जब आप सो चुके हैं तो आपका कोई फैमिली मेंबर वो एसी को ऑफ कर सकता है, नॉर्मलाइज कर सकता है, क्योंकि अब नींद आ चुकी है। तो बॉडी के टेम्परेचर को नीचे जब करेंगे तो उसके 2 तरीके से हैं, या तो बॉडी के टेम्परेचर को रेज कीजिए तो वो नीचे आने लगेगा, या रिड्यूस द रूम टेम्परेचर। तो ये है रूल नंबर 2। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया उसी के ये रेफरेंसेस हैं। इसमें हॉट वाटर इमर्शन का हम सहारा लेते हैं कि सोने से 90 मिनट्स पहले, जो हमने हिम्स हॉस्पिटल में करते ही हैं, कि सोने से 90 मिनट्स पहले ऐसे पेशेंट जिनको रात को नींद नहीं आती है उनको हॉट वाटर के टब में यहाँ तक या यहाँ तक पानी वाले टब में बिठा देते हैं, और उसके बाद उनका टेम्परेचर रेज हो जाता है। आपके घर में टब नहीं होगा लेकिन बाल्टियों को सभी काम चला सकते हैं। अब रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 3 है, ऐसे लोग जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उनको स्लीप रिस्ट्रिक्शन फॉर इंसोम्निया पेशेंट्स। मतलब कि बेड में जब वो लेटेंगे तो उसके टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने कि 10 बजे लेटे और नींद आए ना आए सुबह 5 बजे उठ जाना है, फोर्सफुली उठ जाना है। जब ये लगातार कुछ दिन तक करेंगे तो आपका नींद का पैटर्न अपने आप ठीक हो जाएगा। जिनको नींद नहीं आती रात को, उनको वो ये एक्सक्यूज लेते हैं कि मुझे तो रात को नींद नहीं आई, और वो दिन में आप 5 बजे का 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये देखा गया दुनिया भर में कि ये रेफरेंस आपके सामने है, 1987 का रिसर्च पेपर है, कि अगर हमने उनका बेड टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अलाउड हैं बेड में 8 घंटे रहने के लिए ही, चाहे फिर आपको नींद आए या ना आए, उसके बाद आपको उठना ही उठना है बेड से, आपको सोना ही नहीं है। जब इस तरह से थोड़ा विल पावर से वो करेगा पेशेंट, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी नींद कुछ दिनों में ठीक आने लगेगी टाइम पे, और ठीक आना नींद गायब होगी जब टाइम खत्म हो गया, यानी कि सुबह 5 या 6 बजे। तो ये है रूल नंबर 3, स्लीप रिस्ट्रिक्शन फॉर इंसोम्निया पेशेंट। और रूल नंबर 4 में आते हैं, अवॉइड स्टिमुलेंट्स। कॉफी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, वैसे तो ये पीना ही नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट सोने से कुछ घंटे पहले, 5 घंटे पहले आप इस तरह की चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि ये जो स्टिमुलेंट है ये आपके स्लीप के सर्केडियन रिदम को डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्टर्ब करते हैं। उदाहरण से कुछ बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल दवा है ये बीटा ब्लॉकर, एक ड्रग जो ब्लड प्रेशर के लिए आप यूज करते हैं नॉर्मली, और जब लेकिन बीटा ब्लॉकर एक और काम करता है, वो मेलेटोनिन जो कि आपको सुलाने में हेल्प करती है, उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, जिससे स्लीप डिसऑर्डर होता है। बोलने का मतलब ये है कि आप डॉक्टर के पास गए अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, और लेकिन डॉक्टर ने एक ऐसी दवाई दी जिससे ब्लड प्रेशर तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो भी गया एट द कॉस्ट ऑफ आपको स्लीप डिसऑर्डर देने के लिए। और स्लीप डिसऑर्डर बॉडी में आ जाएगी तो आपकी बॉडी का पूरा रिदम बिगड़ जाएगा, और अल्टीमेटली जो आपका इरादा था अपने आपको हेल्दी करने के लिए दवाई लेना, वो इरादा कहीं फ्यूटाइल रह जाएगा। तो यहाँ पे उदाहरण देके बता रहा हूँ कि कैसे जो भी कुछ खाते हैं वो स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा, चाहे वो कॉफी हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे स्मोक हो, चाहे ये ड्रग हो। और स्टिमुलेंट अगर आप लेते हैं और उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, खासतौर पे आपके सोने के 5 घंटे के ब्रैकेट के में लेते हैं तो, और उससे मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा एंड लीडिंग टू योर स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक इस तरह से कैफीन जो लेते हैं, कॉफी, टी, ये सब लेंगे तो वो भी आपकी अलर्टनेस को बढ़ाती है और जिससे आपकी नींद को घटाती है। तो ये था आपका चौथा रूल। और 5वां रूल है बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज। ये बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आप 9 AM to 3 PM के बीच में एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी रात की नींद अच्छी होती है। यानी कि अगर आपको एक्सरसाइज करना ही है किसी भी तरह का, चूज द टाइम इन बिटवीन 9 AM to 3 PM। अगर आप सोने के बहुत करीब 5-6 बजे शाम को एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, जिससे आपकी नींद की डिस्टर्बेंस होती है। सो इफ यू आर चूजिंग टू एक्सरसाइज, द बेस्ट टाइम फॉर एक्सरसाइज व्हिच कैन गिव यू अ गुड स्लीप इज बिटवीन 9 AM to 3 PM। अब आते हैं रूल नंबर 6 पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, जिसको स्लीप गेट। स्लीप गेट बोला जाता है कि इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन की रात को आपको नींद नहीं आ रही, सोने का टाइम होगा, नींद नहीं आ रही, तो याद रखिए कि आपका नींद का जो गेट है वो बंद हो चुका है। अब ये 90 मिनट से 120 मिनट में, यानी कि 1.5-2 घंटे तक नींद आएगी नहीं, कुछ मर्जी कर लो। 1.5-2 घंटे बाद दोबारा से स्लीप गेट आपका ऑन खुल जाएगा, यानी कि अब अगले 90 से 2 घंटे के बीच में अगर आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो बड़ी अच्छी नींद आएगी, फिर नींद आ जाएगी। तो आपका ये पैटर्न करीब 90 मिनट से 120 मिनट का होता है। जब भी कभी गौर कीजिए कि अचानक रात को अलर्टनेस फील करें, नींद नहीं आ रही, आप कितनी भी कोशिश कर लें सोने का, तो वो जो टोटल गैप जब आपका स्लीप गेट बंद हो चुका है, दैट इज बिटवीन 90 to 120 मिनट्स। तो जब हमें ये पता है कि अब नींद नहीं आ रही और अगले 90 मिनट तक तो कम से कम नींद आएगी नहीं, तो रात दिन की आप स्ट्रगल करते हैं कि सो जाऊं, तो उससे अच्छा कि उस वक्त उठ के आप किसी काम पे लग जाइए। कोई राइटिंग वर्क कर सकते हैं आप, राइट, या म्यूजिक वगैरह थोड़ा सुन सकते हैं, कोई और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत इधर कर सकते हैं, सामान को ठीक से रखना, जो सुबह आप काम करना वो कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एक्टिविटी में अपने आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं, रादर देन एमलेसली सिर्फ वो स्लीप गेट का ओपन करने का समय का वेट करें। तो जब भी हमें नींद नहीं आती तो याद रखिए कि नींद अब अगले 90 मिनट तक नहीं आने वाली है कम से कम। तो उस 90 मिनट में अगर अपने आप को किसी भी काम में ऑक्यूपाई कर लेंगे तो 90 मिनट पास हो जाएंगे, और जैसे ही स्लीप गेट खुलेगा आपकी नींद बड़ी अच्छी आएगी और फटाफट आप सो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आता है तो आपको ये समझ आएगा कि जब नींद नहीं आ रही है तो स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं है, वो स्लीप गेट बंद हो चुका है, अब 90 मिनट बाद ही खुलेगा। तो वो
90 मिनट आपके पास है, क्योंकि आप तब अलर्ट हैं, तो आप उस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब वरी करते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही, तो वो वरी भी कंट्रीब्यूट करता है फर्दर आपको डिस्टर्ब स्लीप देने का। तो ये 6 मोटे-मोटे रूल हैं जो आपके स्लीप के कॉन्टेक्स्ट में है, जो आपको स्लीप को रेगुलेट करने में मदद कर सकती है। तो अगर आपका स्लीप ठीक नहीं है, लेस स्लीप है, तो याद रखिए आप उनमें से जो ज़्यादा खाना खाएंगे, जो ज़्यादा खाने की भूख होगी, ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा क्रेव करेंगे, यानी कि स्लीप लेस होता है तो हमारा ब्रेन ज़्यादा ग्रेलिन प्रोडक्शन करता है, और ग्रेलिन की ज़्यादा प्रोडक्शन से हम ज़्यादा फूड को क्रेव करते हैं। हमारी बॉडी को जरूरत नहीं, तब भी हम चाहते हैं कि कुछ खा लें, कुछ खा लें, कुछ खा लें, कुछ खा लें, और यहीं से शुरू होता है बीमारी की ट्रिगर। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इसी लेक्चर का पार्ट 2 जो अभी समझने जा रहे हैं, द सर्केडियन डाइनिंग टेबल। तो अभी हम आएंगे एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन में कि करना क्या होगा, बड़े से बड़ी बीमारी को क्विकली कैसे ठीक करना होगा, उसके लिए आपको समझना होगा द सर्केडियन डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल तो आपको पता ही है, तो आज देखते हैं द सर्केडियन डाइनिंग टेबल। तो चलते हैं सर्केडियन डाइनिंग टेबल की तरफ। तो हम समझते हैं सर्केडियन डाइनिंग टेबल। आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक सिंपल सा ये 3 मैंने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 डाइट बना दिए, और टू मेक इट वेरी सिंपल एंड अप्रोप्रिएट, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट समझ आए, मैंने इसको ऐसे कर दिया कि सुबह, दोपहर और रात को मान लो आप एक जैसा खाना खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल, रोटी सब्जी दाल चावल, जो एक स्टैंडर्ड इंडियन फूड भी है। और यूँ मान लेते हैं कि हमने सुबह का ब्रेकफास्ट कहीं 8 बजे किया, 8 AM, लंच करीब 1 से 2 बजे के बीच में कर रहे हैं, और डिनर कहीं 8 PM हम कर रहे हैं, राइट। और तीनों इस केस में फिलहाल तो रोटी सब्जी दाल चावल लगभग सब में एक जैसे ही क्वांटिटी में है, इक्वल क्वांटिटी में। अब सर्केडियन रिदम कैसे काम करता है इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, द पेनक्रियाज सर्केडियन रिदम। आपका जो पेनक्रियाज है, यूँ मानिए कि सुबह 8 बजे सो के उठता है और रात को 8 बजे सोने चला जाता है, यानी कि इस पेनक्रियाज के सर्केडियन क्लॉक के टाइमिंग के, जगने वाले टाइमिंग के बीच में जो आप खाएंगे वो बॉडी में मेटाबॉलाइज होगा, वही बॉडी में काम आएगा। इस ब्रैकेट से बाहर अगर आप अपने फूड को ले जाते हैं, तो वो फूड का चाहे आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उस तरह से वर्क नहीं करेगा जैसे आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं, तो वर्क। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सर्केडियन रिदम ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का सर्केडियन रिदम समझ के आपको ये समझ आएगा कि हमारे बॉडी के 90% ऑफ द डिजीज कैन बी रिवर्स्ड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। अब यूं समझिए इसको कि सुबह पेनक्रियाज जब सबसे पहले सुबह उठता है, से अबाउट 8 AM, एट दैट टाइम इट इज द मोस्ट एक्टिव एंड एनर्जेटिक। उस वक्त उसके पास कैपेसिटी होती है सबसे ज्यादा काम करने की, सबसे ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन की। एट द सेम टाइम रात को जब वो सोने लगता है तो ऑलरेडी वो टायर्ड हो चुका है, उसकी प्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ द इंसुलिन कम हो चुकी है, और धीरे धीरे अब सो गया तो वो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में अगर हम बीमार पड़ना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि 8 बजे से पहले 7, 6, 5 बजे ब्रेकफास्ट को शिफ्ट कर देंगे, या फिर डिनर को 8 PM के बाद शिफ्ट करेंगे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। जितना इस टाइम को पेनक्रियाज के सर्केडियन रिदम के बाहर रखेंगे, उतना आपके लिए बीमार रहना आसान हो जाएगा। अब इसको थोड़ा, इसके कुछ पहलू को समझ लेते हैं कि नॉर्मली अभी तो इस केस में तीनों के तीनों में बराबर फूड है, बट नॉर्मली एक जनरल इंडियन का जो लाइफस्टाइल है, डाइट है, कि सुबह सबसे कम खाते हैं, कई लोग खाते ही नहीं है, ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, लंच भी जल्दीबाजी में ऑफिस में कर लेते हैं, रात का खाना सबसे ज़्यादा करते हैं। एक ऐसे टाइम पे आप सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, दैट इज द डिनर, जब आपका पेनक्रियाज ऑलरेडी टायर्ड है। अब एक इंटरेस्टिंग बदलाव करते हैं हम। बदलाव मान लो कि इसको कुछ ऐसे ले लें कि हम 2 रोटी यहाँ से मैं लेता हूँ, अपने डिनर में डाल देता हूँ, यानी कि मेरा ब्रेकफास्ट सबसे कम है, लंच उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा, और डिनर सबसे ज़्यादा। दिस इज द नॉर्मल रूटीन, यही हमारा नॉर्मल रूटीन है लाइफस्टाइल का, जिसकी वजह से कई लोग बोलते हैं मैं तो सिर्फ रोटी सब्जी चावल दाल खाता हूँ, लेकिन मेरा ब्लड शुगर क्यों बढ़ा रहता है, मैं मोटा क्यों हूँ, मुझे बीमारी क्यों है। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि आपको जो सबसे ज़्यादा फूड खाना है, दैट इज द टाइम, दैट इज ऑफ द ब्रेकफास्ट टाइम, और क्योंकि इस वक्त आपका बॉडी सबसे एक्टिव होता है, आपका पेनक्रियाज सबसे एक्टिव होता है। मीडियम मील दैट इज द लंच टाइम, एंड द लोएस्ट मील दैट इज द डिनर टाइम। तो मतलब ये कि जो मैंने अभी बताया, अगर पैटर्न इतना कर लें, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड रिमेन द सेम, आपने ठीक इसका उल्टा किया। आपने क्या किया, आपने अपने डिनर को सबसे ज़्यादा, अपने ब्रेकफास्ट को सबसे ज़्यादा कर दिया। ब्रेकफास्ट इज द बिगेस्ट मील, लंच इज द मीडियम मील, एंड डिनर द स्मॉलेस्ट वन, एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो पेट भरना है वो इधर भरो, ये है राइट पैटर्न ऑफ ईटिंग। द बिगेस्ट मील द ब्रेकफास्ट, द लाइटेस्ट मील द डिनर। ये अगर आप करेंगे तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज रहने लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट को जैसा कि हम सिर्फ इसका ठीक इसका उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब मैं लिटरली अगर इसको उल्टा कर दूं, मैंने इसको मूव किया और मैंने सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी को उल्टा कर दिया, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड को मैंने छेड़ा नहीं। मैंने क्या किया जो नॉर्मली लोग करते हैं, मैंने अपने ब्रेकफास्ट को सबसे कम कर दिया, लंच को उससे ज़्यादा कर दिया, और डिनर को उससे ज़्यादा कर दिया। जैसे ही मैंने ये बदलाव किया, आप देखेंगे ऑन एवरेज 50 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर अगले दिन से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। यानी कि दिस पैटर्न कैन कॉज यू डायबिटीज, इट कैन कॉज यू हाई ब्लड प्रेशर, इट कैन कॉज यू ओबेसिटी, सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो आप गौर करेंगे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड उतना ही है, आपने सिर्फ इतना बदलाव किया कि स्मॉलेस्ट मील इन द ब्रेकफास्ट एंड द बिगेस्ट मील इन द डिनर। अब इसका ठीक उल्टा एक और चेंज कर देते हैं टू वर्ड्स। अगर मुझे किसी को डायबिटीज पेशेंट बनाना है और खाने को बढ़ाए बिना बढ़ाना है, बल्कि खाने को बनाना है, बल्कि खाने को घटा के आपको ब्लड शुगर का पेशेंट बना देना है, तो उसका एक ट्रिक है कि मैं अपने ब्रेकफास्ट की थाली को गायब कर देता हूँ।
जैसे कि बहुत लोग करते हैं सुबह की जल्दीबाजी में वो ब्रेकफास्ट करते ही नहीं है, वो टाइम जब आपके पैनक्रियाज को सबसे ज़्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, सबसे ज़्यादा उसे एक्टिविटी की आवश्यकता है, उस वक्त आपने स्किप कर दिया। आप सीधा करते हैं लंच, या जिसे बोलते हैं ब्रंच, यानी कि सीधे लंच में 1 बजे सीधा खाना खाते हैं अपना पहला भोजन, और वो पेट भर के खाते हैं और डिनर में तो खूब ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे बाय रिड्यूसिंग योर मील, गौर कीजिए कि आपने कम खाया तो अब अगले दिन के साइकिल में आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मीन्स ट्रूली अगर आपको डायबिटिक पेशेंट बनना है तो उसका 2 स्टेप है। पहला स्टेप तो ये कि मेक योर डिनर द बिगेस्ट मील, और दूसरा स्टेप हो सके तो ब्रेकफास्ट को या तो बहुत कम कर दो, मिनिमाइज कर दो, या जीरो कर दो। एक ऐसा समय जब आपके पैनक्रियास को सबसे ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, उस वक्त आपने उसको एक्टिविटी कुछ नहीं दी, और एक ऐसा समय जब वो सोने की तैयारी कर रहा है तब उसको बहुत सारा काम दे दिया। बस इतना ही करना है, और इतना करने से आपके लिए डायबिटिक पेशेंट बनना बहुत आसान हो जाएगा। अब गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो कुछ इस तरह से मैच करता है जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो अगर इसको करेक्ट करना हो, मान लो कोई ऑलरेडी इस तरह के लाइफस्टाइल में है, उसको डायबिटिक पेशेंट भी है या मोटा आदमी भी है, थका हुआ रहता है, वीकनेस रहती है, रात को नींद नहीं आती, तो उसको क्या करना है अपने आप को करेक्ट करने के लिए? द फर्स्ट स्टेप, इंट्रोड्यूस द प्लेट ऑफ ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड शिफ्ट योर डिनर फूड एज मच एज पॉसिबल इन द ब्रेकफास्ट। अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि क्या खाना है, कितना खाना है, इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं डीआईपी डाइट की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने की क्वांटिटी को घटाने की बात नहीं कर रहा हूं। वो खाने की क्वांटिटी को घटाएं बढ़ाएं रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। अगर आपका पैटर्न ऑफ ईटिंग इस तरह से है, ब्रेकफास्ट द लार्जेस्ट मील, लंच द मीडियम एंड द डिनर आइदर वेरी वेरी स्मॉल, और कुछ केसेस में डिनर को छोड़ा भी जा सकता है। जब ये पैटर्न रहता है तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है, आपका मोटापा जो एक्सेस फैट है वो कम होने लगता है। सो दिस काइंड ऑफ चेंज एंड इंपॉर्टेंट इज योर टाइमिंग ऑफ ईटिंग बिटवीन 8 AM to 8 PM ब्रैकेट। इसी ब्रैकेट के बीच में जब आप रखते हैं तो ही आप ये सब अचीव कर पाते हैं। अब इसका थोड़ा सा और अगर हम मैग्नीफाई करें, मान लो आपका कोई दुश्मन है और आप उसको बीमार करना चाहते हैं, उसके अंदर कैंसर आ जाए, उसमें ओबेसिटी आ जाए, उसमें हार्ट डिजीज आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आते हैं इस मॉडल में टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। वो जो 3 प्लेट मैंने आपको बताया उसमें से बिगेस्ट प्लेट ब्रेकफास्ट होना चाहिए FO। आपने डीआईपी डाइट में भी ये देखा कि हमारा ब्रेकफास्ट फ्रूट्स का होता है। फ्रूट्स इज द हेवीएस्ट मील। आपके हिसाब से हेवीएस्ट मील का डेफिनेशन वो है कि 2 पराठे खा लिए और लंच तक भूख नहीं लग रही तो उसे आप हेवीएस्ट मानेंगे। पराठे इज हेवीएस्ट फॉर योर स्टमक, क्योंकि वहीं अटका हुआ है और आपको भूख का एहसास नहीं हो रहा। लेकिन मेरे हिसाब से हेवीएस्ट मील का डेफिनेशन ये होना चाहिए कि वो खाना जो जाते पूरे बॉडी में फैल जाए, बॉडी के हर सेल को वो न्यूट्रिएंट फटाफट 20-30 मिनट में पहुंचा दे। एंड ये जो क्वालिटी है वो फ्रूट्स में होती है। फ्रूट्स फटाफट बॉडी के हर अंग में पहुंच जाता है 20-30 मिनट में, और जिसकी वजह से आप देखेंगे फ्रूट्स कितना ही पेट भर के खा लें, आधे पौने घंटे बाद दोबारा भूख का एहसास होने लगता है। यानी कि आपकी बॉडी ने पूरी तरह से फल को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको यूटिलाइज कर लिया, पेट को खाली कर दिया। तो इन रियल मायने दिस इज द हेवीएस्ट मील। इसीलिए हमारे डीआईपी डाइट के अकॉर्डिंग पेट भर के 12 बजे से पहले फ्रूट्स खा लो, यानी कि जो आपका ब्रेकफास्ट होगा दैट इज द हेवीएस्ट मील। इसीलिए मैंने FO को एक साथ डाला है। हेवीएस्ट मील कहीं 8 बजे के बाद, राइट, मीडियम मील, राइट, प्लेट 1 प्लेट 2, लंच दैट इज कहीं 1 बजे 2 बजे के बीच में, एंड डिनर कहीं 8 बजे से पहले, वो भी प्लेट 1 प्लेट 2। कुछ लोगों के लिए हम प्लेट 2 को मना कर देते हैं। ये आपने डीआईपी डाइट के मेरे लेक्चर में सुना था कि किस तरह के लोगों को हम माइनस प्लेट 2 इन डिनर बोलते हैं, राइट, वो भी आपको आइडिया हो गया है। तो जो डीआईपी डाइट आपने समझा, उस डीआईपी डाइट में सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी के प्रिंसिपल का ध्यान रखा गया है। अब कमिंग बैक टू जो बेसिक हमारा आइडिया कि मान लो आपको किसी को बीमार करना हो, आपका कोई दुश्मन हो, तो आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा उसको बीमार करने के लिए, उसका ये जो भी उसका डिनर है उस डिनर को शिफ्ट करना पड़ेगा आफ्टर द पैनक्रियास स्लीपिंग टाइम। उसको 11 बजे कर दीजिए कि 11 बजे वो खाए सेम खाना। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ फूड इज नॉट चेंजिंग, हमने टाइम को इधर शिफ्ट किया, जितना ये शिफ्ट करते रहेंगे उतना उसकी बीमारी बढ़ती रहेगी। मान लो डिनर को शिफ्ट नहीं करना है, डिनर को आपने यहीं पे रखा है, तो आपको सिर्फ इतना करना है 11 बजे आपको लड्डू को खिला देना है, या जो वो खाना चाहते हैं केला खिला देना है। जितना आप पैनक्रियास के सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर पाएंगे उतना आप जल्दी जल्दी उसकी बॉडी में कैंसर, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं। ये जो ब्रेकफास्ट है 8 बजे के बाद का, उसको उठा के आप 6 बजे 5 बजे यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ये जितना आप फैला देंगे उतना आसान होगा किसी को बीमार करने का। अब गौर से इसको एसोसिएट कीजिए अपने लाइफस्टाइल से, गौर कीजिए अधिकतर लोगों की लाइफस्टाइल को गौर से देखेंगे तो उनका ब्रेकफास्ट चाहे इधर हो ना हो, लेकिन उनका डिनर जरूर 11-12 बजे तक खिसक ही जाता है। खास तौर पे जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, जो नेटफ्लिक्स का कल्चर आ गया है, जोमेटो के माध्यम से कभी भी फूड अवेलेबल हो जाता है आधी रात को भी, एंटरटेनमेंट भी कभी भी अवेलेबल होता है आधी रात को भी। तो आधी रात को अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, जाहिर सी बात है यूं ही ना देख के आप यू वुड लाइक टू मंच समथिंग। जैसे आपने थोड़ा बहुत कुछ मंच किया, यानी कि अपने पैनक्रियास को मिडनाइट को जगा दिया, जब वो सोएगा मिडनाइट को तो जब उठेगा वो उठेगा भी लेट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको उदाहरण देता हूँ। इमेजिन कीजिए यहाँ पे इट इज ऑर्केस्ट्रा स्टेज, यहाँ पे तबला वाला है, बांसुरी वाला है, कोई पियानो बजा रहा है, माउथ ऑर्गन बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, उन सब का म्यूजिक का सिंक्रोनाइजेशन होता है तो ऑडियंस को वो म्यूजिक लगती है। तो उन सारे ऑर्गन्स के बीच में, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में एक ताना बना होता है, एक हार्मनी होती है, जिसकी वजह से आपको वो म्यूजिक लगता है और सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे में एक कोई चालाक आदमी, चतुर आदमी वो क्या करता है, पीछे पीछे जो बांसुरी वाला है उसको डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा। उसके डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि ये जो रिदम है बाकी लोगों के बीच में वो भी बिगड़ जाएगा। अब भी बाकी लोग म्यूजिक बजा रहे हैं लेकिन उनके बीच का जो ताना बाना है, कोऑर्डिनेशन वो बिगड़ गया है। अब जो आपको सुनाई देगा दैट विल बी अ नॉइज। तो नॉइज क्रिएट करने के लिए सारे म्यूजिशियन को अलग अलग डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, उनमें से किसी एक को डिस्टर्ब कर देंगे तो होल सिस्टम विल गेट डिस्टर्ब। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन है, जैसे आपको पता है हार्ट है, लंग है, ब्रेन है, किडनी है, लेकिन इनके बीच का आपस का जो ताना बाना है, आपस का एक सिंक्रोनी है, आपस का एक तालमेल है, वो तालमेल अगर बना रहेगा, दिस इज नोन एज द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट विल मेक योर लाइफ अ म्यूजिक। लेकिन इन ऑर्गन में से किसी भी एक ऑर्गन का सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर दें, इस केस में पेनक्रियास की हम बात कर रहे हैं, तो उससे पूरा ताना बाना हिल जाएगा एंड इट विल मेक योर लाइफ अ नॉइज, डिजीज फुल लाइफ।
तो आप देखिए कि एक इनोसेंट सा चेंज जिस पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, जिसको आप चेंज मानते ही नहीं है, आपने अनजाने में अपने खाने के टाइम को शिफ्ट किया या फिर डिनर के बाद भी कुछ 12 बजे मन किया कुछ मंच कर लिया, बट ये छोटा सा बिहेवियर एक आध दिन के लिए चल जाएगा, बट कॉन्टिन्यूसली अगर ये बिहेवियर आप एक्सपैंड करते चले हैं कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, दैट विल ट्रांसलेट इनटू अ बिग डिजीज। सो इससे आप समझ पा रहे हैं, बाई डिस्टर्बिंग द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द पेनक्रियास यू कैन क्रिएट अ डिजीज इन ए पर्सन। सो इसका ठीक उल्टा, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हिम्स हॉस्पिटल में या वैसे भी जो पेशेंट्स आते हैं, तो उनको हम पहली मेडिसिन जो देते हैं दैट इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन में हम ये करते हैं कि आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आके देखेंगे कि कोई भी इंसान को ब्रेकफास्ट मिलेगा, पहला डाइट मिलेगा 9 AM के बाद और उनका डिनर फिनिश हो जाएगा 7 PM से पहले। हमें ये पता है कि बाकी हमारी थेरेपी काम करे ना करे, हमारा फूड काम करे ना करे, जैसे ही हम टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे बिटवीन 9 AM to 7 PM, दैट इज 10 hour पैकेट ऑफ ईटिंग, आप देखेंगे कि वैसे ही विद इन 3 to 7 days उनका ब्लड शुगर नीचे आने लगता है, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, उनका पेन कम होने लगता है, उनका वेट कम होने लगता है, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उनकी स्वेलिंग कम होने लगती है। अपने आप ये बदलाव 7 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आने लगता है बाय जस्ट वन चेंज। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, द विंडो ऑफ ईटिंग अगर वो 10 घंटे का रखा जाए तो डिजीज डज नॉट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट। विंडो ऑफ ईटिंग अगर हम बढ़ाते जाएंगे देन डिजीज अपीयर्स। ये डिजीज अपीयर हो गया, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना डिजीज आता जाएगा। अब डिजीज है, कोई सिक है, कोई पेशेंट है, तो आपको क्या करना है, उसकी विंडो ऑफ ईटिंग को कम करते जाना, जितना कम करते जाएंगे डिजीज विल वैनिश। अब इसका एक और पहलू है जो ईटिंग टाइम का ब्रैकेट है, दैट इज बिटवीन द टाइम जब सूरज दिख रहा है। इसका ठीक उल्टा कर लेते हैं, किसी को हाईली सिक करना, बड़ी जल्दी बीमार करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जब सूरज दिख नहीं रहा है तब उसको खिलाना है। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए कि बॉडी जब हमारी बनी है तो बॉडी में कब खाना जाएगा उसका भी ताना बाना बॉडी में बनी हुई है। जैसे चूहों के साथ होता है, आधी रात को जब आप उठते हैं, गौर कीजिए, कई बार ऐसा होता है कि आधी रात को पानी पीने के लिए किचन में गए और तब एक आपको किसी चूहे की कुत्तने की आवाज आती है जो दिन में कभी नहीं आती। चूहे को कुदरत ने नॉक्टर्नल एनिमल बनाया है, मतलब ये कि चूहे का जो ईटिंग टाइम ब्रैकेट है वो आधी रात के आसपास का ही है, दैट इज आफ्टर सनसेट, राइट। और वो दिन में वो रेस्ट करता है, रात को है वो खाना खाता है। तो दैट इज हाउ द रैट्स आर डिजाइंड। अब रैट्स का जो नेचुरल रिदम है वो रात वाले खाने का है, यानी कि इंसान से जस्ट अपोजिट, राइट। कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए, आप स्क्रीन पे देखिए, एक्सपेरिमेंट का मैं कोड दिखा रहा हूँ कि चूहों को पकड़ लिया और 2 अलग अलग पिंजरे में डाल दिया और एक पिंजरे में जो फूड रखा गया ये उसी टाइम रखा गया जो उसके सर्केडियन क्लॉक के हिसाब से आधी रात को, मिडनाइट को, यानी कि रात के 10 बजे से लेकर रखा गया फूड, और अगर वो सुबह 4 बजे तक वो खा नहीं लेता तो जितना फूड बच गया हटा लिया। दूसरे ग्रुप ऑफ चूहों को वही वाला फूड दिया, बट सनराइज के बाद वो फूड उनके पिंजरे में आया और सनसेट होते वो फूड अगर कुछ रह जाता तो हटा लिया गया। यानी कि दोनों ग्रुप का फूड सेम है, लेकिन द चॉइस ऑफ ईटिंग कि कौन से टाइम पे खाएंगे वो फिक्स्ड है। एक ग्रुप को रात को ही खाना अलाउड है, एक ग्रुप को दिन में खाना अलाउड है। जो ग्रुप 2 जो दिन में खाने वाला ग्रुप है